हाजिर है फिर इक्वालिटी न्यूज़ उन विषयों को लेकर जो विषय इस वक्त विवाद का हिस्सा बने हैं, जो चर्चा का हिस्सा बने हैं, जो विषय इस वक्त बहुसंख्यक लोगों से जुड़े हैं, जिन विषयों को लेकर छात्र सड़कों पर है। उन्हीं विषयों के सभी प्रसंगों की व्याख्या के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हैदराबाद उस्मानी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर धर्मपाल पौत। सर, वार्म वेलकम इन इक्वालिटी। जी धन्यवाद आपका। सर, सबसे पहले मैं आपके नाम से शुरुआत करूंगी। सर, आपका नाम डॉक्टर धर्मपाल पीहल रहा। सर, आपने पीहल को हटा करके बौद्ध लगाने का जो निर्णय किया, उसके पीछे क्या आपकी मंशा? जी, आपका सवाल बड़ा अच्छा है। ऐसा कि वैसे हमारा जो पीहल है ये सरनेम है जो हमको माँ बाप से मिला है, लेकिन बाद में जब मैंने अध्ययन किया और मैंने MA वगैरह किया, MPhil किया, PhD किया, और जब मैं आंदोलन से जुड़ा धीरे धीरे, जो बाबा साहब अम्बेडकर जो आंदोलन है उनसे जुड़ने के बाद मुझे ये महसूस हुआ धीरे धीरे कि जो सरनेम है इससे एक जाति की पहचान होती है, और हम जाति की पहचान हम रखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये गोत्र का संबंध जाति से भी जुड़ा हुआ मामला है ये। और जब हम बौद्ध बन गए, बौद्ध की तरफ मुड़े और बौद्ध हमको समझा, हमने बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत पहले ही 1956 में बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। आपको ज्ञात होगा कि 14 अक्टूबर 1956 में बाबा साहब अम्बेडकर ने नागपुर में लगभग 5-6 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था, और उसके बाद उसका प्रभाव हमारे पूरे भारत में जो बहुजन समाज के लोग उन पर भी पड़ा, और उसी का परिणाम हुआ कि हमारे जैसे लोग भी बाद में बौद्ध बने। जी सर, ये जो नाम से पहले भारत में सरनेम पूछे जाने का ये एक बहुजनों की सामाजिक दशा रही है सर, लेकिन सामाजिक और आर्थिक दशा को हटाकर आज हम राजनीतिक दशा पर बात करेंगे। बहुजनों की राजनीतिक दशा जो इस वक्त आप देख रहे हैं उस पर आप क्या सोचते हैं? ऐसा कि मैं राजनीति को जिस रूप से देख रहा हूँ कि आजकल जो बहुजन समाज की जो राजनीति है, मैं समझता हूँ कि वो उसमें बहुत बदलाव की आवश्यकता, और बहुत ही जो मुख्य जो राजनीति में जो लोग हमारे हैं वो शायद गलत दिशा में जा रहे हैं वो लोग। और जो बाबा साहब का सपना था, जैसे बाबा साहब ने खुद अपने समय में 3 पार्टियां उन्होंने अलग अलग बनाई थी। आपको मालूम होगा कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी उन्होंने बनाई, फिर उसके बाद उन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन बनाई, और अंत में फिर उन्होंने जो पार्टी बनाई थी वो मुख्य रूप से पार्टी जो ना वो अपने समाज के लिए काम करने वाली पार्टी थी वो। तो 3 पार्टी उन्होंने बनाई। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि जो मुख्य बात है हमारे देश में कि बाबा साहब ने जो राजनीति में जो विजन दिया है वो सोशल डेमोक्रेसी की बात की है, सोशल डेमोक्रेसी। और हमारे यहाँ जो पार्टियाँ जो बनी हैं, जैसे काशीराम जी ने जो पार्टी बनाई, बाद में बहुजन समाज पार्टी बनाई, और उसके बाद में बहुत सारे छोटी छोटी पार्टी भी बनी हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने कुछ प्रारंभ में बड़ा अच्छा काम किया था, बाद में थोड़ा सा उसमें भटकाव मुझे दिखाई देता है कि जो मुद्दों से हट करके, क्योंकि बाबा साहब चाहते थे कि भारत देश में मुख्य रूप से जो जातियाँ वो समाप्त होनी चाहिए। बाबा साहब का सपना था कि भारत देश जाति विहीन देश बने, जाति विहीन समाज को बनाना चाहते थे। और डेमोक्रेसी हमारे देश में, हमारे संविधान में भी है, डेमोक्रेसी है, लेकिन जो हमारी राजनीति में विशेष रूप से जो दलित राजनीति है उसमें हम लोग बिखराव देखते हैं। तो यहाँ तक कि बहुजन समाज पार्टी में भी मुझे आज की स्थिति अगर हम देखें तो बहन मायावती जी भी थोड़ा मुद्दों से हट गई है वो, और मुद्दों से वो हट गई है। उसमें जो कॉन्सेप्ट है मान्यवर काशीराम जी का, उससे थोड़ा वो भटक गई हैं, इसलिए उसकी बड़ी हानि अभी हो रही है हमारे समाज को। तो मूलतः जो काशीराम जी का जो कॉन्सेप्ट था, विचारधारा वो थी, वो पूर्ण रूप से आप उसमें देते कि बहुजन समाज पार्टी उन्होंने नाम रखा, तो बहुजन का जो विचार है उसमें केवल SC, ST, BC और माइनॉरिटीज़ की बात उसमें है बहुजन में। लेकिन बहन जी ने बाद में जो सवर्णवादी जो विचारधारा डाली है उसके माध्यम से अब उसका जो मूल उद्देश्य था वो वहाँ पर समाप्त हो गया। तो इसलिए जो दलित समाज के जो लोग हैं वो पूर्ण रूप से उनकी विचारधारा को अब स्वीकार नहीं कर पा रहे कि इस तरह नहीं, जिसके विरोध में, जिस मनुवाद के विरोध में
बहुजन समाज पार्टी खड़ी हुई थी, वही मनुवादी लोग आज उस संगठन में हैं और वो उसको पूरी तरह से जो जाति भिन्न समाज की जो बात थी और जिस तरह से सोशल डेमोक्रेसी की जो बाबा साहब ने बात की थी, वो वहाँ पर धीरे धीरे समाप्त हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि अभी जो बहुजन समाज की जो राजनीति वो गलत दिशा में जा रही है, लेकिन अभी कुछ नई नई पार्टियाँ भी बन रही हैं, तो उनसे हम कुछ उम्मीद रख सकते हैं कि शायद भविष्य में जाकर के कोई ऐसी पार्टी अच्छी बने जो मूलतः बाबा साहब के विचारों को लेकर के आगे बढ़े। सर, मायावती जी मुद्दों से हट गई, आपने ये बात कही, किस तरह आपको वो मुद्दों से हटी हुई दिखती हैं? थोड़ा सा आप इस पे। हाँ बिल्कुल, ऐसा है कि वो इसलिए मुद्दों से हटी हुई लगती है मुझे क्योंकि उन्होंने जो अभी बहुजन की जो बात थी उसको छोड़कर सवर्ण की बात वो करती है। अभी उनकी जो राजनीति है ना, उसमें आप देखिएगा कि अब उसमें सर्व समाज की बात आ गई है। बहुजन को छोड़कर सर्व समाज का मतलब उसमें अभी मनुवादी लोग भी उसमें आ गए पूरी तरह से। तो जिस मनुवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही थी, जिसके कारण से देश जाति में उन्होंने मनुवादी लोगों ने बांटा और जाति के आधार पर दो राजनीति कर रहे थे और किस तरह से वो लोग शोषण कर रहे समाज का, तो इन मुद्दों को वहाँ पर अभी कोई स्थान नहीं है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि फिर से वही काशीराम जी का जो विचारधारा थी वही सामने आनी चाहिए थी बहुजन समाज कॉन्सेप्ट को लेकर। तो वो सवर्ण समाज की बात वो नहीं होनी चाहिए थी। काशीराम जी का कॉन्सेप्ट था कि जो बहुजनों की सत्ता है वो बहुजनों के दम पर। जी बिल्कुल, यही सही कहा आपने। लेकिन अब वो कॉन्सेप्ट बदलता नजर आ रहा है। हाँ, बदलता नजर आ रहा है, नहीं बदल चुका है वो, बिल्कुल बदल चुका है। इसलिए हम नहीं चाहते कि जो ये सवर्ण समाज वाली बात है, यानी कि फिर से आप देखिएगा कि माननीय काशीराम जी बिल्कुल मनुवादी विचारधारा को नहीं मानते थे, लेकिन अब आप देखिएगा कि बहुजन समाज पार्टी में जो भी लोग कार्यकर्ता हैं या जहाँ पर भी वो काम करते हैं, उसमें आप देखिएगा कि जो मनुवादी या जो सवर्ण लोग हैं जो तीज त्यौहार मनाते हैं, वो सारे का सारा जो ना वो करते हैं, उनके फ़ोटो लगते हैं, उसमें उनको बधाई दी जाती हैं उनके त्योहारों को, जबकि उसमें बहुत सारा अंधविश्वास है, बहुत सारी चीज़ें अभी नहीं माननी चाहिए, लेकिन वो सब चल रहा है अभी। सर, जब राजनीति की हम बात करते हैं तो इसमें एक और चीज़ ऐड हो जाती है, वन नेशन वन कम्युनिटी वन विजन वन पार्टी। ये किस तरह से बहुजन समाज को प्रभावित करती है? देखिए, ये तो जो नई चीज़ जो आ रही है ये तो बिल्कुल गलत है, मैं समझता हूँ। वो इसलिए गलत है कि देखिए, वन नेशन तो ठीक है कि हमारा एक राष्ट्र है, ठीक है, हमारे देश का नाम वो भारत है और अगर अंग्रेजी में कहें तो इंडिया नाम है ना। तो लेकिन अगर वन नेशन में भी अगर आप हिंदुस्तान शब्द लाएंगे तो फिर गड़बड़ है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जब भारत का संविधान लिखा तो उसमें भी आप संविधान में देखिएगा कि वहाँ पर प्रारंभ में ये है ना कि इंडिया दैट इज़ भारत, ये संविधान में लिखा गया है। तो संविधान में कहीं पर भी भारत हमारे देश का नाम हिंदुस्तान नहीं है। तो जब वन नेशन की बात आती है तो ये मैं समझता हूँ कि ये भी जो इस तरह का जो कॉन्सेप्ट आया है ये भी मनुवादियों की देन है ये। तो जो कि वन नेशन के नाम से किसकी बात कर रहे हैं वो लोग? क्या वन नेशन के नाम से भारत में सभी लोगों को साथ लेकर चलने की बात है क्या? वहाँ नहीं है। अब तो राजनीति का इतना स्खलन हो चुका है कि हमारी राजनीति धीरे धीरे बिल्कुल पतन की ओर जा रही है और देश भी पतन की ओर जा रहा है। आपको याद होगा कि जो टी.एन. शेषन जी थे, जो चुनाव आयोग के अध्यक्ष रहे हैं, तो उन्होंने किताब लिखी थी भारत पतन की ओर। क्यों लिखी उन्होंने किताब? हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा देश कहाँ जा रहा है? तो हमारे देश में जो डेमोक्रेसी है, जो प्रजातंत्र है, वो लुप्त हो रहा है, वो समाप्त हो रहा है। और देश का जो संविधान है, बाबा साहब ने देश का जो संविधान लिखा है वो सर्वोत्तम संविधान है। विश्व के बड़े बड़े देशों के संविधानों को जानकर समझ करके और उसके बाद उन्होंने ये संविधान का निर्माण किया है। और उस संविधान में भारत देश के हर वर्ग का, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, कोई किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी जाति का हो, कुछ भी हो, सबके विकास की बात उसमें है। लेकिन अभी जो राजनीति चल रही है उसमें तो देश के संविधान को तिलांजलि दे दी गई है। आपको याद होगा कि दिल्ली में ही जंतर मंतर पर भारत के संविधान को जलाया गया।
कौन लोग हैं जलाने वाले? क्या भारत का संविधान अच्छा नहीं है? भारत का संविधान अच्छा है, श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन उसके चलाने वाले लोग अच्छे नहीं हैं। सवाल यहाँ पर ये नहीं है, सवाल किस पर उठता है कि चलाने वाले लोगों की नीयत कैसी है। तो उनकी नीयत में खोट है। हम हमेशा ये कहते हैं कि संविधान को अच्छी तरह से लागू करो, लेकिन क्या हमारी सरकार, क्या राजनेता लोग संविधान को ठीक प्रकार से लागू करे हैं? अब तक भी भारत देश में संविधान को पूरी तरह से अच्छी तरह से लागू नहीं किया गया है। लागू करने की बात छोड़िए, अब तो बिल्कुल संविधान की दिन दहाड़े धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, उसको जलाया जाता है, उसका विरोध किया जाता है। और अब तो ये है कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात चल रही है। जी बोलिए। हिंदुस्तान शब्द से याद आया कि भारत में दो कैटेगरी के लोग हैं। एक कैटेगरी के लोग बोलते हैं जय हिंद जय भारत, और एक कैटेगरी के जय भीम जय भारत। अच्छा देखिए, जय हिंद जय भारत से कोई ये नहीं है, बल्कि इससे बढ़कर के उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि उस समय में जब भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था तब से जो ना ये सब चला था पूरा हिंद, उससे कोई समस्या नहीं है। समस्या कहाँ है? जब हम इनको छोड़ करके अब वो हिंदू की बात करते हैं, वहाँ समस्याएं हैं, बल्कि वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात है। बाबा साहब अम्बेडकर ने स्पष्ट रूप से अपनी पुस्तकों में लिखा, स्पष्ट रूप से लिखा है कि भारत देश कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए, स्पष्ट रूप से लिखा है। फिर क्यों हमारी सरकार हिंदू राष्ट्र बनाने पर तुली हुई है? क्या इस देश में केवल तथाकथित ये हिंदू लोग ही रहेंगे क्या? और हिंदू में भी क्या? अब देखिए, हिंदू में क्यों बाबा साहब ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया? देखिए आप, क्यों हिंदू धर्म को छोड़ा? क्योंकि हिंदू धर्म में बहुत बुराइयां हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या है? जाति की, कास्ट सिस्टम वहाँ पर है। कास्ट सिस्टम के आधार पर हिंदू धर्म टिका हुआ है, और जबकि जो जातियाँ हैं ये सबसे बड़ी समस्या हमारे देश की है। और बाबा साहब क्या चाहते थे? कास्टलेस सोसाइटी, जाति विहीन समाज बनाना चाहते थे। तो हिंदू राष्ट्र बनने से क्या देश जाति विहीन बनेगा, या जाति में फिर से बटेगा समाज, फिर से बांटेगा जाति में? तो आज देखिए कि पूरी तरह से हमारे देश में संविधान का उल्लंघन किया जा रहा मनवादियों द्वारा, जिसका हम कड़ा विरोध करते हैं। जाति विहीन देश के नाम से एक बात याद आई। अभी कुछ समय पहले मैं कश्मीर फाइल फिल्म पर मैं एक व्यक्ति का इंटरव्यू कर रही थी, तो कश्मीरी पीड़ित अपने आप को बता रहे थे। तो वो कह रहे थे कि मैं नहीं मानता इस देश में ऐसा कुछ है कि किसी के गले में मटकी बांधी हो या किसी के कमर पे झाड़ू बांधी हो, ऐसा मैं नहीं मानता। कॉन्सेप्ट फैलाया जा रहा है। तो इस तरह से वो लोग सोचते हैं कि जो कश्मीरी पीड़ितों पर जो अत्याचार हुआ वो एक्चुअल था, बट जो दलितों के साथ जो फैलाया जा रहा है वो फेक है। नहीं, बिल्कुल गलत बात है ये। वो इतिहास से अनभिज्ञ हैं, बल्कि मैं कहूँगा कि इतिहास को जानबूझ करके वो उससे अनजान बन रहे हैं। ये मनवादी लोगों की चाल होती है। जो मनवादी लोग हैं ये षड्यंत्र करके काम करते हैं और पूरी तरह से सच्चाई को नकारते हैं। तो जो मनवाद वो किस पर आधारित है? वो जाति व्यवस्था पर आधारित है। तो सर वही चीज़ हम देखते हैं कि जो लोग जाति को फैलाते आए हैं वही लोग कहते हैं कि ये देश जाति विहीन है। नहीं, ऐसा नहीं है, जाति विहीन नहीं है। बल्कि आपने जो इससे पहले सवाल किया ना, उसके बारे में मैं थोड़ा और बताना चाहूँगा कि ये सच्चाई है। इस देश में इतिहास को देख लीजिए आप, इतिहास को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इस देश में जो जिनको तथाकथित शूद्र कहा गया या जिनको अनटचेबल माना गया, अछूत माना गया, अछूतों की हालत ऐसी थी कि उनको बाहर, गांव के बाहर उनको रहना पड़ता था और उनका प्रवेश नहीं था। और उनको अगर वो चलते थे सड़क पर तो पीछे उनके झाड़ू बांधी जाती थी ताकि उनके पैरों के निशान मिट जाए, पैरों के निशान मिटते हुए चले जाए झाड़ू बांध के। और अगर थूकें तो गले में मटकी, एक मटका रहता है, वो गले में टांग देते थे ताकि थूके तो उस मटके में वो थूक डालें, मतलब कि सड़क पर थूक न पड़े और उनके पैरों के निशान मिट जाएं। तो ये कैसी व्यवस्था थी देखिए आप। क्या कोई अच्छा धर्म क्या इसकी मान्यता देगा कि इंसान के गले में ये डालो, उसके गले में एक मटकी डालो, वो उसमें थूके, पीछे झाड़ू बांध करके चलें? ये कैसी व्यवस्था थी? ये कैसा धर्म है? ये कहने का मतलब ये है, ये सब हुआ
ये सच्चाई है, इतिहास में है ये सब, लेकिन वो लोग इसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। वो लोग, ये मनुवादियों की नीति है कि वो सच्चाई को स्वीकार नहीं करते और झूठ पर आधारित है सब कुछ, तो वो झूठ फैलाते इस तरह से, तो वो गलत बात है बिल्कुल। जी सर, ये सब तो सामाजिक दशा रही बहुजन समाज की। अब हम चलते हैं थोड़ा सा शिक्षा की ओर। सर, इस वक्त छात्र जिन मुद्दों को लेकर सड़कों पर हैं, उन मुद्दों को आप कैसे देखते हैं? यूजीसी की तरफ से आए दिन नई नई नीतियाँ लागू हो रही हैं, जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी भारत सरकार की तरफ से लागू हुई, जिसमें कि एंट्रेंस बेस्ड टेस्ट शामिल है। CUET को लेकर क्या सोचते हैं सर? सबसे पहला सवाल, CUET को लेकर क्या सोचते हैं? CUET अब एक टेस्ट होगा जिसके बेसिस पे जब 12th पास करके बच्चे कट ऑफ लिस्ट में नाम लाया करते थे, अब वो बच्चे टेस्ट देंगे। क्योंकि जब हम इंटरव्यू करते हैं तो दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रशासन से जब इंटरव्यू करते हैं तो वो लोग ये बोलते हैं कि कुछ बच्चे जो हम चाहते हैं जो लायक हैं वही आगे जाएं। तो इसका मतलब क्या है, जो जनरल बच्चे थे, कुछ जो 90% मार्क्स लाते थे या 95 लाते थे, तो वो कोटे की वजह से पीछे रह जाते थे। कुछ ऐसे बच्चे जो SC ST OBC कोटे को लेकर के 60 से 70-75% मार्क्स लाके भी आगे निकल जाते थे। ये आपको कैसा लगता है? देखिए, मैं समझता हूँ कि आप इसके लिए आपको थोड़ा सा इनके मनुवादियों के चरित्र को जानना पड़ेगा कि मनुवादी लोगों का चरित्र कैसा है। सत्ता में बैठे लोग, ज़्यादातर लोग कौन हैं? सत्ता में जो बैठे हैं वो मनुवादी लोग बैठे हुए हैं। और ये मनुवादियों का षड्यंत्र क्या है कि जैसे पहले आप इतिहास में जाएंगे तो जैसे बहुजन समाज के लोगों को, जिनको आज हम लोग SC ST BC वगैरह बोलते हैं, माइनॉरिटीज़ के लोग इसमें आ जाते हैं, तो इस वर्ग को शिक्षा से वंचित रखा गया। पहले इतिहास में देख लीजिए आप। तो जिस तरह से पहले इन्होंने षड्यंत्र करके इनको शिक्षा से वंचित किया, इनको गुलाम बना के रखा, उसी तरह से आज भी हमारा देश कहने के लिए अभी वहाँ डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, लेकिन उसमें रहते हुए भी ये लोग अब उन चीज़ों को फिर से लाना चाह रहे हैं वहाँ पर। यानी कि शिक्षा तो वो ये नहीं कह सकते कि भी आप शिक्षित में होइए। बाबा साहब ने क्या कहा था? शिक्षित बनो। बाबा साहब का जो मूल सूत्र है उसमें उन्होंने कहा था कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित हो, ये कही थी ना। अब आप इसमें देखिए कि ये जो बाबा साहब का सपना शिक्षित होने का, शिक्षा क्या है? मनुष्य को आगे बढ़ाती है, सोच पैदा करती है, गलत समझ की पहचान उसमें आती है, क्या सही है क्या गलत है, और जो बुरा है उसको बदलने की बात आती है, जो गलत है उसका विरोध करने की बात आती है। ये सब शिक्षा के माध्यम से होता है ना। और इंसान ही रहता अगर शिक्षा नहीं रही तो ये क्या करें कि एक रुकावट पैदा कर रहे हैं कि बहुजन समाज जो आगे बढ़ा, भारत के संविधान के कारण से बहुजन समाज के लोग जो आगे बढ़े हैं, जो शिक्षा पाए हैं, बाबा साहब ने संविधान में सबको सारे अधिकार दिए ना, सारे मानव अधिकार दिए हैं, तो उनसे वंचित करने के लिए ये उन्होंने तरह तरह के अड़ंगे पैदा किए हैं, बैरियर्स खड़े किए हैं ताकि ये समाज शिक्षित न हो पाए। अब आप एक बात सोचिएगा, जब विद्यार्थी पास कर लेता है, इंटरमीडिएट पास करता है, 11वीं क्लास पास करता है, उसको आगे डिग्री में एडमिशन लेना है, दाखिला लेना है, तो पहले से उसको मिले ना, उसको मेरिट में आए हैं जो आए, उसके बाद फिर से टेस्ट कर लेने की क्या आवश्यकता है इसकी? इसका मतलब यह है कि ये जो मोनोपोली जो चला रहे, क्यों चला रहे हैं? क्या इसका मतलब यानी कि उस समय में जो हुआ वो गलत है क्या? सवाल ये उठता है ना। तो आप फिर से उसको लागू करेंगे, और अब क्यों करना चाह रहे? क्योंकि वहाँ उनको अवसर मिलेगा, छटनी करने का अवसर मिलता है वहाँ। फिर से मतलब मनुवादी लोग बड़ी चाल चल करके वहाँ फिर से वहाँ पर जो बच्चे SC ST के बच्चे हैं या BC के बच्चे हैं, उन बच्चों की छटनी करके उनको कम आंक सकते हैं और इस तरह से उनको फिर से वंचित कर सकते हैं हम लोग। तो इसका कड़ा विरोध होना चाहिए, और हमारे इस मामले में जो अध्यापक गण हैं हर विश्वविद्यालय में, उनको भी विरोध करना चाहिए और छात्रों को भी इसका विरोध करना चाहिए। और मैं तो बिल्कुल इसके विरोध में हूँ कि ये जो आप देखिए शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं, आप हमारी शिक्षा नीति में देख रहे हैं, आप पिछले कई वर्षों से, मैं तो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहा हूँ, मुझे जानकारी 32 वर्षों का मुझे अनुभव है अध्यापन का। तो आप देखिए कि पहले हर विश्वविद्यालय में
जो अध्यापकगण थे उनकी संख्या बड़ी अच्छी होती थी, भरपूर होती थी। पिछले कुछ वर्षों से देखिए आप, कहीं पर भी रिक्रूटमेंट्स हो रहे हैं क्या? कहीं टीचर्स के लिए कितनी भर्ती हो रही है अभी? आर्मी का एग्जाम्पल हम ले सकते आर्मी का भी ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए आप। केवल विश्वविद्यालयों की बात नहीं है, बल्कि आप सामान्य नौकरी की भी बात लेंगे ना, किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, क्या वहाँ पर भर्ती हो रही है क्या? क्या रिक्रूटमेंट्स हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं? क्या वहाँ पर पदों की संख्या तो पहले जैसी है? नहीं है ना। फिर क्यों नहीं हो रहे? यानी कि देखिए कि कितनी सरकार की जो शिक्षा नीति के नाम से जो कर रहे हैं, वो कितना बहुजन समाज के लोगों को किस तरह से वो रोक रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, शिक्षा से वंचित करने के लिए ये सारी चीज़ें वो पैदा कर रहे हैं। शिक्षा से वंचित हो ये लोग। और दूसरी बात, अब ये हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, तो क्यों हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए हमारा देश? बोलिए आप। हमारा जो देश है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, उसमें किसकी बात कही गई है? हमारे जो संविधान में सेकुलरिज्म की बात कही है, धर्मनिरपेक्षता की बात कही है, हर धर्म के लोगों को आगे बढ़ने की बात की गई है। सर, एक लॉजिक यहाँ पे ये भी लगाया जा सकता है कि जो बच्चे SC/ST OBC से आते हैं, हमेशा से उनको आर्थिक रूप से कमज़ोर माना गया है, वो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, इतनी फाइनेंशियल जो बैकग्राउंड होता है स्ट्रांग नहीं होता, तो उनके पास अच्छी कोचिंग्स के लिए, ट्यूशन्स के लिए पैसा कम होता है। और जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग पाए जाते हैं, वो अच्छी कोचिंग्स लगा करके 90-95% लाते हैं। तो एक ये भी लॉजिक लगाया जा सकता है। तो उन बच्चों को अगर 60 से 70% वो बच्चे ला रहे हैं, तो उनको आगे दिए जाने पर क्या वो है हर्ज है? देखिए, आपने अच्छा सवाल किया है। इससे भी बढ़कर के मैं बात बता रहा हूँ आपको। आज देश में जितने भी कन्वेंशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनकी हालत देखिए आप, कितनी बुरी हालत होगी उनकी। चाहे आप किसी भी स्टेट को ले लीजिए, हर राज्य में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ की, उसमें देखिए कितनी बुरी हालत है वहाँ पर अध्यापक ही नहीं है, परमानेंट टीचर्स ही नहीं है वहाँ पर गेस्ट फैकल्टी के रूप में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा जाता है, तो उनको परमानेंट जॉब नहीं है वहाँ पर, परमानेंट नहीं है वहाँ पर। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? आप उनको वंचित कर रहे हैं। तो आप उनको अगर मान लीजिए उनको आप परमानेंट बनाएं, परमानेंट पोस्ट दे, तो वो लोग भी आगे बढ़ सकते हैं, पढ़ेंगे और बड़ी बड़ी पोस्ट उनके पास आएगी। जैसे अभी असिस्टेंट प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है, फिर प्रोफेसर बनने के बाद वो तो समाप्ति हो गई है। मैं आपको खुद बता रहा हूँ कि मेरे जो विद्यार्थी हैं 20-20, 25-25 सालों से वो लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं। सोचिए आप, 16 वर्षों में पहले एक अध्यापक अगर यूनिवर्सिटी में है तो वह 16 वर्षों में प्रोफेसर बन जाता था। अब प्रोफेसर बनने की बात तो बहुत दूर रही, अब तो उस परमानेंट पोस्ट ही ख़त्म की जा रही है। तो ये जो नीति है सरकार की, वो किस तरह की नीति है? और उसको वो लोग बड़ा चढ़ा कर बात करेंगे हमारी शिक्षा नीति बड़ी अच्छी है। कहाँ की शिक्षा नीति अच्छी बताइए आप? उसमें क्या स्थान है? उसमें जो वर्ग सदियों से जो वर्ग वंचित रहा, उसको आज हम आरक्षण दे रहे हैं, तो वो आरक्षण भी समाप्त हो गया पूरी तरह से। कैसे मैं बताऊँ कि जो कन्वेंशनल यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ तो पूरी तरह से एक तरह से उन्होंने मतलब कि रिक्रूटमेंट्स बंद कर दिए हैं, ठीक है। और वहाँ जो बच्चे आएंगे वो ज़्यादातर कौन बच्चे आते हैं अभी? वहाँ पर SC ST BC माइनॉरिटीज़ के बच्चे आते हैं। दूसरे बच्चे हैं जो तथाकथित जो मनुवादी बच्चे हैं, वो कहाँ पढ़ते हैं? वो पढ़ते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में। तो देखिए सरकार की नीति देखिए आप, शिक्षा नीति, कि क्यों हमारे देश में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है, जबकि पूरी तरह से वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं हो सकती है, क्योंकि वहाँ जो ज़मीन है वो ज़मीन कहाँ से आती है, वो किसकी ज़मीन होती है, कितना वो सरकार उसको कैसे कम दामों पर देती है या फ्री में दे देती है, ये सारी नीतियाँ वहाँ पर हैं। लेकिन वहाँ पर कोई रिजर्वेशन नहीं है ना। और यहाँ जो रिजर्वेशन थी वहाँ पर ये लोग उसको बंद करें धीरे धीरे, और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी को खड़ा कर रहे हैं। आज पूरे भारत में हर राज्य में बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आ चुकी हैं और उनकी फ़ीस लाखों रुपए में फ़ीस होती है।
तो क्या गरीब के बच्चे जो पहले से ही जो दलित समाज के जो बच्चे हैं तथाकथित, और जो दूसरे जो बहुजन समाज के बच्चे हैं, तो जो आर्थिक रूप से पहले ही कमज़ोर है और पहले ही बहुत सारे जो लोगों के पास जॉब नहीं है, अभी धीरे धीरे जॉब समाप्त हो गए हैं, आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ गए हैं, तो क्या ऐसे में वे माँ बाप अपने बच्चों को प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ा पाएंगे? आज देखिए इंजीनियरिंग है, मेडिकल MBBS है, ये कितने महंगे हो गए बताइए। तो कैसे मतलब कि देखिए कि सरकार आज ये नहीं कह सकती कि आप पढ़िए मत, लेकिन वही ऐसे अड़चने पैदा कर देते हैं कि ताकि ये बच्चे पढ़ नहीं पाएँ। तो ये एक षड्यंत्र के तहत चल रहा है। तो ये शिक्षा नीति बहुत गलत है और इसमें बदलाव आना चाहिए और हर जगह पर बैरियर्स लगा दिए गए हैं। ये मनुवाद की नीति ऐसी है, यानी कि ये विकास नहीं चाहते, विकास बिल्कुल नहीं चाहते देश का, केवल ये चाहते हैं कि इस देश में तथाकथित सवर्ण लोग, तथाकथित उच्च सवर्ण लोग ही यहाँ रहे, बाकी के लोग अगर आप सांप्रदायिकता की और भी बात करेंगे ना, तो देखिए देश में क्या हो रहा है अभी। एक विशेष समाज को, तो मुस्लिम समाज है, उसको टारगेट बना करके क्या क्या हो रहा है देश के अंदर, क्यों हो रहा है ऐसा यहाँ पर? सर शिक्षा से जुड़ा एक और सवाल। सर आप PhD हैं, आप डॉक्टर हैं, तो एम जगदीश कुमार जी ने UGC के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक और फैसला लिया कि अब प्रोफेसर बनने के लिए PhD मैंडेटरी नहीं रहेगा। इसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, बिल्कुल गलत है। ऐसा है कि अब देखिए आप, शिक्षा के लिए आगे बढ़ने के लिए विश्वविद्यालयों में PhD क्यों रखी गई थी? देखिए, जब कोई भी व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करता है, MA करता है, MCOM करता है, LLB करता है, LLM करता है, वहाँ तक उसका ज्ञान उतना विकसित नहीं हो पाता है, मास्टर तक, MSc करे, MA करे, हैं। लेकिन जब वो PhD करता है तब उसको सही ज्ञान मिलता है, क्योंकि तब वो जब शोध करते हैं ना, तो शोध में उसे बहुत सारे जो पुस्तकों को पढ़ना पड़ता है, विषय से संबंधित काफ़ी ज्ञान लेना पड़ता है, उसमें काफ़ी समय लगता है। तो उसमें परिपक्वता आती है। परिपक्वता कब आती है? जब हम शोध कार्य करते हैं, PhD करते हैं, MPhil PhD करते हैं। तो ये PhD को समाप्त करने का मतलब ज्ञान को समाप्त करना है ना। बाबा साहब अम्बेडकर को क्या मिला? एक पदवी मिला उनको, द सिंबल ऑफ नॉलेज। कोलंबिया विश्वविद्यालय ने बाबा साहब अम्बेडकर को क्या पदवी दी? सिंबल ऑफ नॉलेज कहा उन्होंने। क्यों कहा? कि कोलंबिया विश्वविद्यालय के पिछले 200 वर्षों के इतिहास में बाबा साहब जो ना, वो उसमें पहले स्थान पर वहाँ पर विद्यार्थी है, इसलिए सिंबल ऑफ नॉलेज है ना, ज्ञान के प्रतीक बाबा साहब है। तो जो बाबा साहब ज्ञान के प्रतीक है, जो ज्ञान फैलना चाहिए देश में, तो ये लोग क्या कर रहे हैं? तो ज्ञान को रोक रहे हैं। पर सर इस फैसले से तो ऐसा नहीं है कि SC ST OBC प्रभावित होगा, ऐसे तो जनरल भी प्रभावित होंगे। ऐसा है, कहते हैं ना कि अभी आटे के साथ घुन भी पिसता है, एक कहावत है ना। तो देखिए, जब ये तलवार लटकेगी तो उन पर भी तो लटकेगी ना, तो वो भी तो पिछड़ेंगे ना। आप देख लीजिए, इतिहास को पढ़ लीजिए आप, जब इतिहास में अगर आप जाएंगी तो उसमें भी आप ये पाएंगी कि जो इन मनुवादी लोगों ने, ब्राह्मणवादी लोगों ने जिस तरह से बौद्ध धर्म को बदला, उसको परिवर्तित किया और उसमें मिलावट पैदा की, और ये फिर से जो हिंदू धर्म को लेकर के बातें की, उसका नुकसान किसको हुआ? इन लोगों को भी हुआ ना। आज देखिए, किसी समय में उत्तर प्रदेश और बिहार, जब इस देश में बौद्ध धर्म बढ़ा तेजी के साथ में, तो ये दो राज्य कितने अच्छे थे, दो है ना, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, और क्योंकि यहाँ पर बौद्ध धर्म बहुत फैला, वहाँ पर बहुत आगे बढ़ा हुआ। लेकिन उन्हीं स्थानों पर आप देखिए बाद में क्या हुआ, जब हिंदू धर्म आया फिर से और बौद्ध धर्म को उन्होंने नष्ट किया उसको, तब उसके बाद देखिए आप, तो जब उसका जो असर पड़ा है वो इन लोगों पर भी पड़ा, मनुवादी लोगों पर भी। आज देखिए उत्तर भारत में और बिहार में जो मनुवादी लोग हैं, तथाकथित जो सवर्ण लोग हैं, उनके बच्चे भी कहाँ इतने ज़्यादा पढ़ पाए। वो लोग भी क्या कहने के लिए, वो बड़ी ऊंची जाति के कहने के लिए, लेकिन उन लोगों को भी इसका शिकार होना पड़ा ना।
वो लोग शिक्षित नहीं हो पाए, वो लोग आगे नहीं बढ़ पाए, तो ये तो निश्चित है कि उनको भी हानि उठानी ही पड़ेगी। लेकिन उनका ये जो रवैया ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल समाप्त होना चाहिए और जो चल रहा है उसके हिसाब से चलना चाहिए। जी बहुत बहुत थैंक यू सर।